हाय, मैं हूं शैलेश सर और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बोर मॉडल। तो गाइज आप लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्स मॉडल। हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था वेव नेचर। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्टिकल नेचर और थर्ड टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हमारा अगला टॉपिक है बोर मॉडल। बोर मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट्स बोले गए। इससे पीछे का मॉडल जो था वो रदरफोर्ड मॉडल था। रदरफोर्ड मॉडल में बहुत सारी गलतियां थी, उन गलतियों को फर्दर रिमूव करने के लिए आया था बोर मॉडल। तो बोर मॉडल में सबसे पहले बोला गया क्या कि हमारे पास एक एटम होगा, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है। ये बात तो क्लियर कर दिया था रदरफोर्ड मॉडल ने। अब सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस बात को भी क्लियर कर दिया था रदरफोर्ड मॉडल ने। अब इस मॉडल ने, नए मॉडल ने क्या बोला, न्यू मॉडल ने बोला क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ऑल अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा and due to revolution of electron there is no loss or gain of energy। रदरफोर्ड मॉडल ने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऑल अराउंड रोटेट करता है तो ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करता रहेगा। बट बोर मॉडल ने बोला कि कंटिन्यूअसली एनर्जी का इमिशन नहीं होगा। एटम जो है वो एक स्टेबल स्पीसीज है और जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऑल अराउंड रोटेट करेगा तो उससे न तो एनर्जी का कोई रिलीज करेगा और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो बोर मॉडल में सबसे पहले बात बोली गई थी, बोर मॉडल ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था मॉडल, और किसी दूसरे एटम जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर बोर मॉडल वैलिड नहीं होता है। तो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए बोर मॉडल दिया गया था। सबसे पहले बोला कि एटम इज स्टेबल, there is no any loss or gain of energy। कोई भी एनर्जी का लॉस या गेन नहीं होगा। ये अब यहां पर बोला गया, सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के ऑल अराउंड जहां मर्जी वहां पर रोटेट नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऑल अराउंड एक फिक्स एनर्जी लेवल में रोटेट करेगा। उस फिक्स एनर्जी लेवल को यहां पर शेल बोला गया। तो सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a fixed energy level called shell। हम लोग इसको स्टेशनरी स्टेट भी बोल सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी बोल सकते हैं इसको। तो सेकेंड पोस्टुलेट आ गया हमारा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के ऑल अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और वो एक फिक्स एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा और उसकी रिवॉल्यूशन से कोई भी एनर्जी का लॉस या गेन नहीं होगा। तो देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, ये हम लोगों ने पहले बात कर ली है। अब थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला क्या, थर्ड पॉइंट बोला इन्होंने कि कोई भी एटम है, यहां पर तो हाइड्रोजन एटम की बात की गई थी। हाइड्रोजन एटम जब एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिट पर चला जाएगा, और अगर वो एनर्जी लूज करता है तो हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन गिर के लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने बोला कि इफ इलेक्ट्रॉन
और एटम बोल सकते हैं हम लोग, एटम एब्जॉर्ब एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, या बोल सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अब फर्स्ट पोस्टुलेट जो हमारा था उसमें बोला गया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ऑल अराउंड रोटेट करेगा। अब ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ऑल अराउंड हमारा शेल्स है। जैसे इन्होंने बोला कि पहला लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकता है इस पे, ये हो गया सेकेंड, ऐसे हो गया फिर थर्ड, फिर हो गया फोर, ऐसे ही 5 6 7 8 तक होगा। फर्स्ट एनर्जी लेवल को बोला उन्होंने कि इसको हम लोग के बोलेंगे। सेकेंड एनर्जी लेवल को बोला गया एल एम एन। अगर सपोज करते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमारा के सेल में रोटेट कर रहा है, तो अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो के सेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके एल सेल में चला जाएगा, या फिर के का इलेक्ट्रॉन जंप करके एम में चला जाएगा, या के का इलेक्ट्रॉन जंप करके एन में चला जाएगा, या फर्दर और आगे हायर शेल्स में हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। तो हायर एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, तो कहां पहुंचेगा? तो के सेल की एनर्जी सपोज करते हैं कि E1 है हमारा, एल की हमारी एनर्जी E2 है, अगले एम की E3 है, और फर्दर E4 है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को के सेल से एल सेल में शिफ्ट करना है, के सेल से एल सेल में अगर हमें इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन के सेल से जंप करके एम सेल में चला जाता है, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी के से, अगर हम जंप करवा के एम सेल में ट्रांसफर करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो डेल्टा ई हमें सप्लाई करनी पड़ेगी E3 माइनस E1। मींस जहां पर इलेक्ट्रॉन अभी अवेलेबल है और जहां पर हमें शिफ्ट करना है, उन दोनों लेवल का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर ट्रांसफर हो जाएगा। यहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और वो लोअर एनर्जी में हमें ट्रांसफर करना है, तो हम लोग उससे एनर्जी रिमूव करवा लेंगे। तो इफ एटम रिलीज एनर्जी देन इट फॉल फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात करते हैं कि हायर लेवल से लोअर लेवल में शिफ्ट हो चुका है इलेक्ट्रॉन, तो सिमिलरली वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? तो फिर से यहां पर भी डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, या फिर डेल्टा E इज इक्वल टू E3 माइनस E1 होगा। जिस भी लेवल पर वो फाइनली पहुंच रहा है और जहां से वो आ रहा है, दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा एटम। नेक्स्ट पोस्टुलेट इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स हो। इस लॉ को बोला गया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको बोला गया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में बोला गया कि इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड टू रिवॉल्व in only those orbit
for which angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। h by 2 pi का इंटेग्रल मल्टीपल होगा। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम बोला जाता है मास इनटू वेलोसिटी को। एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस जिस सर्कल पे वो रोटेट कर रहा होता है। तो एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस इज इक्वल टू n इनटू h बाय 2 पाई। ये बोला इन्होंने। अब यहां पर अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रोटेट कर रहा है तो mvr फॉर इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रोटेट कर रहा है, इन दैट केस mvr इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय h बाय 2 पाई होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल या L में रोटेट कर रहा है तो mvr इज इक्वल टू 2 इंटू h बाय 2 पाई होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में रोटेट कर रहा है तो mvr इज इक्वल टू 3 इंटू h बाय 2 पाई होगा। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स उन्होंने बताए। इन पोस्टुलेट्स के हेल्प से हमें बहुत चीजें फाइंड आउट करने में हेल्प मिला, जैसे कि एटम का रेडियस, हाइड्रोजन एटम का रेडियस फाइंड आउट किया गया जिस भी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट की गई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारे बोर मॉडल के अचीवमेंट्स थे। तो बोर मॉडल के अचीवमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बोर मॉडल की